परी का जादुई मेकअप किट का जादू। एक समय की बात है, गीतपुर नामक गांव में रिद्धि अपनी सौतेली माँ यामिनी और अपनी सौतेली बहन नैना के संग रहती थी। रिद्धि के पापा ने अपनी दूसरी शादी बस रिद्धि के भविष्य के लिए ही की थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अपनी बेटी का भविष्य अंधकार में धकेल रहे हैं। यामिनी बहुत ही कठोर स्वभाव की औरत थी। वे रिद्धि से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उसने अपने घर में रिद्धि को एक नौकरानी की तरह रखा था। उससे घर का सारा काम करवाती और फटे पुराने कपड़े देती और खाने के लिए सूखी रोटी देती। रिद्धि अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन के संग बहुत ही कठिनाइयों से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। मम्मी, कल मेरा जन्मदिन है। मैंने अभी तक शॉपिंग नहीं की और मुझे मेकअप भी कराना है और ड्रेस लेकर भी आना है, पर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। चलिए जल्दी से शॉपिंग करके आते हैं। मम्मी जी, कल नैना दीदी का जन्मदिन है। ना ही मेरे पास कोई मेकअप है और ना ही मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस है। कल बहुत सारे मेहमान आएंगे। आप मेरे लिए भी प्लीज एक सस्ती सी ड्रेस ले लेना, जिससे मैं नैना दीदी के जन्मदिन पर वहाँ अच्छी ड्रेस पहनकर आ सकूं। तेरी औकात है मेकअप करने की, नए कपड़े पहनने की? तुझे बार बार क्यों बताना पड़ता है कि तू इस घर की नौकरानी है? और नौकरानी का क्या काम होता है तुझे अच्छे तरीके से पता है। अब ज्यादा बकबक मत कर। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, घर को अच्छे से सजा देना और पकवान भी बना देना, समझ आ रही है? नहीं तो तेरा मार मार के भूत उतार दूंगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इतना कहकर दोनों माँ बेटी बहुत हंसती है और शॉपिंग के लिए चली जाती है। रिद्धि को उसकी सौतेली माँ के ये शब्द बहुत दुख पहुँचाते हैं और वो बहुत रोती है, लेकिन उस घर में कोई रिद्धि के आंसू पोंछने वाला नहीं था। रिद्धि रोते हुए घर का सारा काम कर लेती है। शाम को दोनों माँ बेटियां बहुत सारी शॉपिंग करके आती है और फर्श पर पानी गिरने की वजह से नैना फर्श पर गिर जाती है और वो बहुत जोर जोर से चीखती है। हे राम मम्मी, मैं तो मर गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी तो कमर ही टूट गई। कल मेरा बर्थडे है और मुझे आज चोट लग गई। ये सब जानबूझकर उस रिद्धि नौकरानी की बच्ची ने किया है ताकि मैं अपना जन्मदिन ना बना सकूं। मम्मी, मेरी कमर टूट गई। मनहूस करमजली, कहाँ मर गई? इधर आ, आज तेरी अच्छी तरीके से खबर लेती हूँ मैं। सॉरी मम्मी, वो मैं कल की तैयारी कर रही थी। कुछ पकवान बन गए हैं, कुछ बाकी है। अरे नैना दीदी, आपको क्या हो गया? आप कैसे गिर गई? करमजली, पहले मेरी बेटी को जानबूझकर गिराया, फिर मासूमियत दिखा रही है। कैसे गिर गई? मुझे तेरी चाल समझ आ गई। तूने मेरी बेटी को जानबूझकर गिराया है ना, इसकी सजा तुझे अच्छे तरीके से मिलेगी। इतना कहकर यामिनी रिद्धि को बहुत मारती है, जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता। मम्मी जी, प्लीज मेरे बाल छोड़िए। मुझे नहीं पता कि इधर पानी कैसे आया। आप भले ही मुझे सौतेली बेटी समझती है, पर मैं कभी भी आपको सौतेली माँ और नैना दीदी को सौतेली बहन नहीं समझती। सपने में भी नैना दीदी को चोट पहुँचाने की सोच भी नहीं सकती। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। रिद्धि के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद यामिनी उसका बाल छोड़कर वहाँ से चली जाती है। रिद्धि की बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी थी। उसका बदन पूरा दर्द कर रहा था, लेकिन वो फिर भी जन्मदिन की सारी तैयारियां करती है। फिर अगले दिन नैना बहुत अच्छा सा ड्रेस पहनकर वहाँ आती है, लेकिन बेचारी रिद्धि लोगों को अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर लोगों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी कि तभी कुछ समय बाद एक मॉडर्न महिला रिद्धि से कहती है, आप तो कितनी खूबसूरत है। आपने ना कोई मेकअप किया, ना ही कोई अच्छी सी ड्रेस पहनी, तब भी आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आपको तो मॉडलिंग में होना चाहिए था। आप बड़ी से बड़ी मॉडल को टक्कर दे सकती हो। धन्यवाद मैम कॉम्प्लीमेंट के लिए। मेरा भी बचपन से सपना था मॉडल बनने का, लेकिन मम्मी पापा की मृत्यु के बाद ये सपना सपना ही रह गया। देखो, तुम अभी भी मॉडलिंग कर सकती हो। मैं मॉडलिंग शो ऑर्गेनाइज करती हूँ और हमारे शो को तुम्हारे जैसे चेहरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये लो मेरा कार्ड, कल तुम इससे मिलने आ जाना, ठीक है? रिद्धि और उस मॉडल महिला की बातें यामिनी और उसकी बेटी नैना सुन लेती है और आग बबूला हो जाती है। मम्मी,
अब इस नौकरानी को कोई नहीं रोक सकता मॉडल बनने से। आपने कितनी कोशिश की इसके सपने को चूर चूर करने की, लेकिन देखिए इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। प्यासा कुएं के पास जाता है मगर कुआं ही इसके पास आ गया। शिवानी बेटा, तू चिंता क्यों करती है? जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक ये मनहूस मॉडल नहीं बन सकती। सुंदरता की वजह से इससे जॉब मिली है ना। अब देख मैं क्या करती हूँ। रिद्धि का खुशी का ठिकाना नहीं था कि उसका बचपन का सपना अब पूरा हो जाएगा। लेकिन बेचारी रिद्धि को क्या पता था, उसके जिंदगी पर ग्रहण लगाने के लिए उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन है। एक दिन जब रिद्धि सो रही होती है तब वहाँ यामिनी आती है और उसके चेहरे पर वो एक केमिकल डाल देती है जिससे रिद्धि बहुत बदसूरत हो जाती है। सुबह को जब रिद्धि अपने आप को शीशे में देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बहुत जोर जोर से रोती है। अरे ये क्या हो गया? मेरा शक्ल इतना बदसूरत हो गया। रात तक तो सब कुछ ठीक था, इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे हो गया? मेरा मॉडल बनने का सपना चकनाचूर हो गया। अब तो मैं मॉडल बनने के लायक तो क्या, किसी को शक्ल दिखाने के लायक तक नहीं बची। दुनिया भर के सारे दुख दर्द मेरे हिस्से में ही लिखे हैं। खुशी मिलने वाली होती है कि वो भी छिन जाती है। फिर रिद्धि अपने आंसू पोंछकर अपनी सौतेली माँ अपनी सौतेली बहन के पास जाती है तो दोनों माँ बेटी हंस हंस कर बातें कर रही थी। वैसे मम्मी, अब वो नौकरानी किसी को शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं बची होगी। चली थी मॉडल बनने, अब बदसूरत होने की वजह से हमेशा हमारी सेवा करेगी। अब जिंदगी भर नौकरानी बनकर रहेगी। बहुत इतराती थी ना सुंदरता पर, अब उसकी सुंदरता पर ही ग्रहण लग गया है। तो बेटा तूने क्या सोचा था? मैं उस नौकरानी को मॉडल बनने दूंगी? बेचारी हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत हो गई। जो लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे वो लोग अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। मुझे नहीं पता था मम्मी जी कि आप इस हद तक गिर जाएंगी। मैं हमेशा नौकरानी रहूं और कभी मॉडल न बनूं, तब मुझसे मेरी सुंदरता ही छीन लेंगी। आपके सीने में क्या दिल नहीं है? आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आपके सीने में पत्थर है क्या? आपने हमेशा मेरे को मारा पीटा, खाने के लिए कुछ नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आपने तो मेरे से सब कुछ छीन लिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। महारानी, तुझे क्या लगा था हम तुझे मॉडल बनने देंगे? चल जल्दी से हमारे लिए पकवान बना कर ला। आई बड़ा हमें ना माफ करने वाली। रिद्धि से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और आत्महत्या करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही रिद्धि नदी में कूदकर अपनी जान देने वाली होती है, वैसे ही वहाँ एक परी प्रकट होती है और रिद्धि को वो बचा लेती है। और वो परी रिद्धि से आत्महत्या करने का कारण पूछती है। फिर रिद्धि परी को आप बीती बता देती है, जिसे सुनकर परी को भी बहुत दुख होता है और वो परी रिद्धि से कहती है, तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन आत्महत्या करना किसी भी परिस्थिति का समाधान नहीं है। ये गलत है। हमें कठिन से कठिन समय में भी जीने की आदत होनी चाहिए। तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी अपनी जान नहीं दोगी। और रही बात तुम्हारी सुंदरता की, ये लो मेरा जादुई मेकअप किट, इसे अपने चेहरे पर लगा लेना, फिर देखना इसका जादू। परी के कहने पर रिद्धि जैसे ही वो जादुई मेकअप किट से मेकअप करती है तो वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। ये देखकर रिद्धि की खुशी का ठिकाना नहीं होता और रिद्धि परी को धन्यवाद कहती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी आत्महत्या करने की नहीं सोचूंगी और मैं कभी भी अपनी सौतेली माँ के पास नहीं जाऊंगी। वो इंसान नहीं, डायन है, डायन। मैं अपना सपना साकार करूंगी मॉडल बनकर। फिर परी अपना जादुई मेकअप किट रिद्धि को देकर वहाँ से गायब हो जाती है और फिर रिद्धि मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट कर लेती है। वहाँ और भी सुंदर लड़कियां पार्टिसिपेट करने आई थी, लेकिन रिद्धि की सुंदरता और लड़कियों पर भारी पड़ जाती है। मॉडलिंग शो की मॉडल रिद्धि ही बनती है। रिद्धि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। रिद्धि मॉडल बनकर बहुत खुश थी। रिद्धि का टीवी पर इंटरव्यू हो रहा था। ये देखकर यामिनी और नैना हक्की बक्की रह जाती है। माँ, मुझे तो लग रहा था कि कोई और है, पर ये नौकरानी है। ये इतनी जल्दी इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो गई? और देखिए ये जल्दी कितनी मशहूर मॉडल बन गई। मम्मी, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया।
लेकिन बेटी, ये इतनी जल्दी इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? हमें पता लगाना होगा। फिर दोनों माँ बेटी पता लगाने लगती है कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे बन गई। फिर एक दिन उन्हें पता चल जाता है कि वो परी की दिए हुए मेकअप किट से इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक दिन यामिनी रिद्धि के घर से वो जादुई मेकअप किट चुरा कर अपने घर ले आती है और अपनी बेटी को देते हुए बोलती है, ये ले बेटा, परी का जादुई मेकअप किट। वो नौकरानी मेकअप किट की वजह से रातों रात इतनी मशहूर हो गई। ले बेटा, अब तू भी जल्दी से इसे लगाकर खूबसूरत हो जा। यामिनी के कहने पर जैसे ही नैना मेकअप किट से मेकअप करती है तो वो बहुत ज्यादा बदसूरत और काली हो जाती है और पूरी तरह से गंजी भी हो जाती है। अपनी बेटी की ये हालत देखकर यामिनी भी रोने लगती है। तभी मेकअप किट से आवाज आती है, यामिनी, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिल रही है। जो गड्ढा तूने रिद्धि के लिए खोदा था उसमें अब तू ही गिर गई। अब तेरी बेटी हमेशा के लिए बदसूरत रहेगी। ऐसा कहकर मेकअप किट वहाँ से गायब होकर वापस रिद्धि के पास चली जाती है और यामिनी को उसके कर्मों की सजा मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ रिद्धि एक बहुत बड़ी मॉडल बन चुकी थी। वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बहुत दूर आ चुकी थी और रिद्धि अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। गरीब दर्जी की बेटी। एक समय की बात है, सोनपुर नाम के एक गांव में रिया अपनी माँ शोभा और दादी विमला देवी के साथ रहा करती थी। रिया के पिता की मृत्यु खेत में हल चलाते वक्त अचानक हो गई थी, जिसके बाद से घर की देखभाल उसकी माँ शोभा सिलाई करके किया करती थी और उसी खर्चे में वो रिया का भी ध्यान रखा करती थी। रिया को प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसलिए वो रोज जंगल जाकर पक्षियों को दाना डाला करती थी और वहीं पर अपना समय बिताया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब रिया पंछियों को दाना डाल रही थी, तभी उसकी दो सहेलियां खुशी और मीना वहां आती है और रिया से कहती है, रिया, तुझे पता है खुशी के पापा शहर से उसके लिए बहुत ही सुंदर लहंगा लेकर आए हैं। ऐसा लहंगा गांव में मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। सच में वो लहंगा दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, अलग ही चमक है उसमें, और वो लहंगा खुशी नवरात्रि में पहनने वाली है। मैंने भी अपने पापा को कह दिया है कि मुझे भी बिल्कुल खुशी जैसा ही सुंदर सा एक लहंगा चाहिए ताकि मैं उसे नवरात्रि पर पहन सकूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, वो तो है ही। इस बार हम तीनों अच्छे से बनकर नवरात्रि में जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। पर एक बात ध्यान रखना रिया कि इस बार तुम कुछ नए कपड़े पहन कर आना। हर बार तुम हमेशा वही पुरानी सी फ्रॉक पहन कर आ जाती हो और उन कपड़ों में जब तुम हमारे साथ होती हो तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मीना बिल्कुल सही कह रही है रिया, प्लीज इस बार कुछ अच्छा पहन कर आना, वरना हमारे साथ मत आना। ऐसा कहकर खुशी और मीना वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बात रिया के दिल में घर कर जाती है और वो उदास मन से घर आ जाती है। विमला देवी जब अपनी पोती रिया को ऐसे उदास चेहरे के साथ देखती है तो वो कहती है, क्या हो गया मेरी पोती को, इतनी उदास क्यों है? क्या आज तेरे पंछी तेरा दाना चुगने नहीं आए? ऐसी बात नहीं है दादी। फिर कैसी बात है? क्या हो गया तुझे, बता मुझे। दादी, खुशी के पापा उसके लिए नया लहंगा लेकर आए हैं और मीना के पापा भी उसके लिए नया लहंगा लाने वाले हैं ताकि वो लोग उस नए लहंगे को पहनकर नवरात्रि में जा सकें। लेकिन मेरे पास तो एक पुरानी सी फ्रॉक है जो हर बार मैं पहनकर जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं नवरात्रि में नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम नवरात्रि में जरूर जाओगी और अच्छे पहनकर ही जाओगी। वहीं पर शोभा खड़ी होती है। शोभा को देखकर विमला देवी कहती है, इस बार तेरी माँ तुझे अच्छे से कपड़े दिला देगी और उसे पहनकर तो नवरात्रि में जा पाएगी। ठीक है, अब तो तू खुश है ना? ये बात सुनकर रिया खुश हो जाती है और अपनी दादी को गले लगा लेती है। रिया के वहाँ से जाने के बाद विमला देवी शोभा से कहती है, बहू, रिया का बड़ा मन है इस बार नए कपड़े लेने का। अगर ऐसा हो सके तो उसे एक नए कपड़े दिला दे। माँ जी, आप तो जानती हैं मैं इस गांव की छोटी सी दर्जी हूँ और मेरा कमाई से बहुत ही मुश्किल से ये घर चल पा रहा है। ऐसे में रिया के लिए नए कपड़े लेना बहुत मुश्किल है।
ये बात सुनकर विमला देवी थोड़ी उदास हो जाती है और शोभा का भी चेहरा उतर जाता है। और यहाँ दरवाजे के पीछे छुपकर रिया सारी बातें सुन रही होती है और वो मन ही मन उदास हो जाती है और अगले दिन उदास मन से जंगल जाती है। वो पंछियों को दाना डालती है और फिर उन्हें देखकर खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसे कल वाली बात याद आती है, वो वापस से उदास हो जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वो पेड़ जादुई था। वो रिया को उदास देखकर कहता है, क्या हुआ रिया, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ बात है क्या? उस पेड़ की ये बात सुनकर रिया की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो रो पड़ती है, जिसे देखकर वो पेड़ दोबारा से कहता है, क्या हो गया रिया, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अगर कुछ बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। नवरात्रि आने वाली है। मेरी सभी सहेलियों के पास नए कपड़े होंगे, लेकिन मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं और नए कपड़े लेने के लिए मेरी माँ के पास पैसे भी नहीं हैं। ऐसा कहकर रिया रोने लगती है। तभी उस पेड़ में से आवाज आती है, तुम चिंता मत करो रिया, सब ठीक हो जाएगा। और तुमने इस जंगल की इतनी मदद की है, तो हम भी तो तुम्हारी थोड़ी मदद कर ही सकते हैं ना। इसके बाद वो पेड़ जोर जोर से हिलता है और अपने सारे फूल नीचे गिरा देता है। इसके बाद एक खरगोश वहाँ आता है और कहता है, रिया, तुम मेरे फर ले लो, इससे तुम अच्छी सी ड्रेस बना पाओगी। फिर वहाँ खड़ा मोर कहता है, रिया, तुम मेरे मोर पंख ले लो, इससे तुम अपनी ड्रेस को सजा पाओगी। इसी तरह जंगल के जानवर और पेड़ रिया को बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें भेंट में देते हैं। इसलिए वो उन्हें खुशी खुशी लेकर घर आ जाती है और जंगल में हुई सारी कहानी अपनी माँ को बताती है। ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का नतीजा है रिया। तुमने जंगल की मदद की और अब जंगल ने तुम्हारी। शाबाश बेटा। माँ, आप इससे मेरे लिए एक सुंदर सी ड्रेस बना देंगी ना? हाँ, मैं देखती हूँ इससे क्या किया जा सकता है। इसके बाद रिया वहाँ से चली जाती है, लेकिन शोभा सोच में पड़ जाती है और फिर मन ही मन कहती है, इन सब चीजों को एक साथ पिरोने के लिए मुझे एक 5 मीटर सुंदर कपड़े की जरूरत होगी, लेकिन उसे खरीदने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। ये सोचकर शोभा उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर गांव की सरपंच की पत्नी आती है और शोभा को देखकर कहती है, शोभा, ये लो, इस कपड़े से एक जोड़ी सूट सलवार सिल दो। और हाँ, ये एक और कपड़ा है, इससे माता रानी के लिए एक सुंदर सी चुन्नी सिल देना। और हाँ, ये तीनों चीजें मुझे कल सुबह तक चाहिए, इसलिए जल्दी कर देना। आप चिंता मत कीजिए, कल सूरज निकलने से पहले मैं आपका काम कर दूंगी। इसके बाद सरपंच की पत्नी चली जाती है और शोभा अपने कामों में लग जाती है और अपने कहे अनुसार वो सूरज निकलने से पहले पहले सारा काम निपटा देती है। फिर सरपंच की पत्नी जब सुबह आती है तो खुशी से कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने इतनी जल्दी मेरा काम कर दिया। इसके बाद शोभा उन्हें कपड़े देती है और सरपंच की पत्नी शोभा को 1000 रुपए देती है, जिसे लेकर शोभा कहती है, ये 1000 रुपए हैं, पर मैंने तो सिर्फ 500 रुपए का काम किया है। मेरा ये काम बहुत ही अर्जेंट था। मैं गांव के हर दर्जी के पास गई, लेकिन हर किसी ने इतने कम वक्त में इतना सारा काम करने से मना कर दिया। लेकिन तुमने एक बार भी कोई शिकायत नहीं की और मेरा सारा काम कर दिया, इसलिए ये तुम्हारा इनाम है। इसके बाद सरपंच की पत्नी वहाँ से चली जाती है और शोभा खुश हो जाती है और उन पैसों से वो रिया के लहंगे के लिए कुछ कपड़ा लेकर आती है और रिया को जंगल से मिली भेंटों को वो उस कपड़े में सजाने लगती है और कुछ देर बाद एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा बनाकर रिया के सामने लाती है। रिया उस लहंगे को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है और वहीं खाट पर बैठी विमला देवी भी उस सुंदर से लहंगे को देखकर अचंभित रह जाती है। जिसके बाद रिया कहती है, माँ, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगा है। थैंक यू सो मच माँ। सच में बहू, तूने तो कमाल कर दिया। ये लहंगा बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब तो मेरी पोती एकदम परी लगेगी इसे पहनकर। फिर कुछ दिनों में नवरात्रि आ जाती है और रिया उस लहंगे को पहनकर नवरात्रि में जाती है। जब खुशी और मीना रिया को लहंगे में देखती है
तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे रिया के पास इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आया? इतना सुंदर लहंगा तो मेरे पापा को शहर की दुकानों में भी नहीं मिला था। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा लहंगा तो मैंने कभी देखा भी नहीं। गांव में सभी रिया के लहंगे की तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर रिया खुश हो रही होती है। और गांव के एक गरीब दर्जी की बेटी होकर भी जब सब उसके कपड़े की तारीफ कर रहे होते हैं तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। और फिर नवरात्रि खत्म होने के बाद रिया खुशी खुशी अपने घर आ जाती है।